कहानी के इस हिस्से से पहले आपने देखा कि किस तरह इच्छाधारी नागिन तेजस्वी ने दुष्ट सपेरे काली को मारकर न सिर्फ अपने माता पिता की मौत का बदला लिया, बल्कि पूरे नागलोक को फिर से जीवित कर दिया। अब नागलोक के सभी नाग नागिन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित थे, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए उनकी नई नागरानी तेजस्वी उनके साथ थी, जो साक्षात भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ जन्मी थी। साथ ही नागमणि की शक्तियां भी अब नागलोक को वापस मिल चुकी थीं। लेकिन इस सब के बावजूद तेजस्वी घबराई हुई थी। तेजू, तू घबरा मत, खुद पर भरोसा रख मेरी बच्ची, जैसे तेरी माँ को तुझ पर था। नहीं दादी, उस काली से लड़ने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि अकेले नागमणि और नागलोक की सुरक्षा कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं तो अभी तो तुझे लगता है कि तू अभी बच्ची है। तू भूल रही है बेटा कि तू एक इच्छाधारी नागिन है। अपने पिता के शौर्य और अपनी माँ की भक्ति का मान तुझे ही रखना होगा। नाग रानी बनना तेरा नसीब भी है और कर्तव्य भी, जिससे तू चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकती। और जहाँ तक रही बात अकेले पढ़ने की, तो तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। भगवान शिव पर भरोसा रख, उन्होंने तेरे लिए जरूर कुछ सोचा होगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं दादी। सब समझ जाएगी जब सही वक्त आएगा तो। इतना कहकर जमुना ताई वहां से चली गई और तेजस्वी वहीं खड़ी काफी देर तक सोचती रही कि अब उसे आगे क्या करना है। तभी एक नाग रेंगता हुआ उसके पास आया। वो नाग असल में नागलोक का नया सेनापति सचान था और तेजस्वी से नागलोक की सुरक्षा को लेकर कुछ बात करने आया था। लेकिन इससे पहले कि वो तेजस्वी के सामने अपने इंसानी रूप में आ पाता, उससे पहले ही दूर से एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ किसी ने फेंका। हालांकि वो पत्थर सेनापति सचान से कुछ दूर जाकर ही गिरा, लेकिन फिर भी तेजस्वी ने खतरे को भांपते हुए सचान को इशारा किया और उसे अपना रूप बदलने से मना कर दिया। साथ ही उसे वहां से चले जाने का इशारा भी किया। सेनापति सचान ने भी ठीक वैसा ही किया और अगले ही पल वहां से गायब हो गया। और फिर तेजस्वी ने उस दिशा की ओर देखा जहां से वो पत्थर आया था। वहां से एक बड़ा ही खूबसूरत नौजवान सीधा तेजस्वी की तरफ चला आ रहा था। गठीला शरीर, लंबा कद और चेहरे पर बिल्कुल सूरज जैसी चमक। तेजस्वी ने जब उस लड़के को देखा तो बस देखती ही रह गई। तुम ठीक तो हो ना? वो सांप वो कहाँ गया? उसने तुम्हें काटा तो नहीं? नहीं, वो चला गया। पर आप कौन है और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम अक्षत है और मैं यहीं पास में अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने आया हूँ। मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ रहा था, तब मैंने उस सांप को तुम्हारी तरफ आते देखा तो मैंने। आपने बिना कुछ सोचे समझे वो बड़ा पत्थर उठाकर उसे मार दिया। ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर उसे लग जाता तो? अरे बड़ी अजीब लड़की हो। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझ पर ही नाराज हो रही हो। अगर मैं वो पत्थर उस सांप की तरफ फेंकता तो वो तुम्हें काट लेता। नहीं, वो मुझे नहीं काटता, क्योंकि मैं। इतना कहते ही तेजस्वी चुप हो गई, क्योंकि उसे किसी भी हालत में अपनी सच्चाई किसी को नहीं बतानी थी और उस लड़के को तो वो जानती भी नहीं थी। लेकिन तेजस्वी को इस तरह चुप होते देखकर अक्षत ने उससे पूछा, तुम उस सांप की कोई रिश्तेदार हो क्या जो वो तुम्हें काटता नहीं? बोलो। ऐसा ही कुछ समझ लो। अब आप जाओ यहाँ से, और ध्यान रहे इस तरफ फिर कभी मत आना। जंगल का ये हिस्सा इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी मेरे साथ चलो, खतरा तो तुम्हें भी है ना? नहीं, मेरी बात अलग है। कैसे? तुम भी तो मेरी तरह इंसान ही हो ना? अब हाँ, और नहीं तो क्या। अब आप जाओ यहाँ से। मुझे अजनबियों से बात करना पसंद नहीं। हम अजनबी कैसे हुए? अभी तो हमारी जान पहचान हुई है। मैंने तो अपना नाम बता दिया, बस तुम भी अगर। भूल जाओ। इतना कहकर तेजस्वी मुस्कुराती हुई वहां से घने जंगल की तरफ भाग गई। अक्षत ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ दूर जाते ही तेजस्वी उसे दिखाई देनी बंद हो गई, क्योंकि वो अपने नागिन रूप में वहां से जा चुकी थी। अभी तो यहीं थी मेरे सामने, पर अचानक कहाँ चली गई पता नहीं। पर जो भी हो, उस लड़की में कुछ तो खास बात है जो मैं उसकी तरफ खींचा चला आया। सच में कितनी सुंदर थी वो। पता नहीं अब फिर से मुलाकात कब होगी। अक्षत वापस उस तरफ मुड़ गया था जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, और दूर झाड़ियों के पीछे खड़ी तेजस्वी उसे जाते हुए काफी देर तक देखती रही। सच तो ये था कि इस पहली मुलाकात में ही अक्षत और तेजस्वी के बीच कुछ तो था, जिससे वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके थे। दोनों एक दूसरे से भले ही दूर थे, पर एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। तभी अचानक तेजस्वी को ख्याल आया।
अरे, मैं तो भूल ही गई। सेनापति सचान आए थे मुझसे मिलने। जरूर कोई खास बात होगी, मुझे चलना चाहिए। ये सोचकर तेजस्वी सीधा नागलोक पहुंची, जहां पूरी सभा उसके आने का इंतजार कर रही थी। नागरानी जी, अच्छा हुआ जो आप आ गई। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। जी बताइए, क्या बात है? आप सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? फिलहाल तो सब ठीक है नागरानी जी, पर बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। क्या मतलब है? बात क्या है, साफ साफ बताइए। नागरानी जी, नागमणि की शक्तियों का असर कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे कई नाग नागिन अपना रूप नहीं बदल पा रहे हैं। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? नाग पुरोहित जी के अनुसार जरूर कोई है जो अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है हमारी नागमणि को हथियाने के लिए, और शायद नागमणि पर पड़ने वाला ये असर उसी का नतीजा है। फिलहाल हमने पुरोहित जी की राय पर नागमणि को गर्भगृह में रखवा दिया है, जहां वो पहले से अधिक सुरक्षित है। लेकिन लेकिन क्या सेनापति जी? लेकिन पुरोहित जी का कहना है कि हमारी नागमणि गर्भगृह में भी ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहेगी। हमें उसकी सुरक्षा के लिए कुछ और सोचना होगा। इसमें सोचना क्या है? हम सब तैयार हैं। जिसे आना है आ जाए, जो करना है कर ले। हमारी सेना और हम किसी का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, है ना सेनापति जी? जी नागरानी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। कुछ और भी है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। ऐसा क्या है? साफ साफ कहिए सेनापति जी। नागरानी जी, पूरी बात अगर पुरोहित जी को ही आप बताएं तो बेहतर रहेगा। सेनापति की बात सुनकर तेजस्वी सीधा नाग पुरोहित के पास पहुंचती है और फिर मसला गंभीर है बेटी, लेकिन इसका एक हल है। मैं वही तो जानने आई हूँ आपके साथ पुरोहित जी। बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं नागलोक और नागमणि की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें विवाह करना होगा बेटी। ये सच है कि तुम्हारी वीरता पर यहाँ किसी को शक नहीं, लेकिन नागमणि की सुरक्षा के लिए तुम्हें नागलोक के राजवंश को आगे बढ़ाना होगा। वास्तव में जिस तरह नागलोक में नागमणि से शक्तियों का संचार होता है, ठीक उसी तरह से नागमणि की शक्तियों को बनाए रखने के लिए नागलोक का राजवंश बने रहना भी जरूरी है। पर मुझे किससे विवाह करना होगा पुरोहित जी? कौन है वो जिस पर इतना भरोसा किया जा सकता है? उसे भगवान शिव ने ही चुना है बेटी, और मुझे आभास हो रहा है कि वो तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। वो भी तुम्हारी तरह तेजस्वी होगा, तुम्हारी तरह शक्तिशाली और निडर होगा, और सबसे बड़ी बात, अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचने वाला होगा। नाग पुरोहित की बात सुनते ही तेजस्वी के मन में सीधे अक्षत की तस्वीर गढ़ने लगी। लेकिन तभी उसे ख्याल आया, नहीं, वो तो एक इंसान है। नहीं, वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो कौन होगा जो मेरा जीवन साथी बनने के लायक होगा और नागलोक का नागराज भी?